प्राइस इंडेक्स यानी कि इंडेक्स नंबर का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने पहले बात की थी कि इंडेक्स जो होता है ये किसी भी चीज़ का चेंज ओवर टाइम जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है कि टाइम के साथ क्या चेंजेस आ रही हैं किसी क्वांटिटी में, किसी प्राइस में, किसी भी वेरिएबल में, दैट इज़ ए मेजरेबल वेरिएबल, उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं। और फिर हमने ये कहा था कि वैसे तो बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आती हैं, हर चीज़ में चेंज आ जाता है, सबातिक तगैर को है ज़माने में, यानी कि द ओनली थिंग विच इज़ कॉन्स्टेंट इन लाइफ इज़ चेंज, बाकी हर चीज़ ने तब्दील हो जाना है। तो हर चीज़ का एक इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया जा सकता है। हम लोग जो है वो सिर्फ प्राइस का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं। प्राइस का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर जो है किसी भी एक साल का कैलकुलेट करते हैं। बेस ईयर के बारे में हमने बात की थी, कोई भी साल हो सकता है, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 होता है। हमने कहा था कि सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर एक से ज़्यादा सालों के टाइम पीरियड के ऊपर जब होता है तो फिर उसमें हमें ये देखना होता है कि हमने कौन सी बेस यूज़ करनी है। फिक्स बेस मेथड और एक चेन बेस मेथड होता है। फिक्स बेस मेथड के अंदर बेस फिक्स होती है हर साल की, और एक साल के लिए वो वही सारे सालों के लिए इस्तेमाल होगी और वहीं से हम लोग उसका कंपैरिजन करेंगे, जैसे स्टॉक एक्सचेंज की हम लोगों ने एग्जांपल ली थी। लेकिन चेन बेस इंडेक्स जो है ये वहाँ पे रेलिवेंट होता है जहाँ पे हमने ओवर द ईयर्स इंक्रीज जो है वो चेक करना होता है कि इंक्रीज क्या आ रहा है। फिर हमने ये बात की थी कि इट इज़ नॉट आइडियल कि हम लोग इन्फ्लेशन का अंदाज़ा इंडेक्स नंबर की किसी एक चीज़ के इंडेक्स नंबर से लगाएं, तो हमें सारी चीज़ों की प्राइसेस को जमा करना चाहिए। प्राइसेस के बाद हमने ये सोचा कि कंजम्पशन पैटर्न्स हर यूज़र के फ़र्क होते हैं, हर कस्टमर, हर बंदा डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट क्वांटिटी में इस्तेमाल करता है, तो फिर हमें हर बंदे के हिसाब से एक वेटेड एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना चाहिए। फिर हम लोगों ने कहा कि भाई अब वेट कौन सा रखें, यानी कि क्वांटिटीज़ कौन से साल की रखें। बेस ईयर की क्वांटिटीज़ रखेंगे तो जो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट होता है उसे लेस पेयर कहते हैं, और करंट ईयर की क्वांटिटीज़ रखें एज ए बेस एज ए वेट, तो फिर हमें पाशी प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना सीखा। फिर इन दोनों के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी कि ये दोनों मेथड्स जो हैं ये कंजम्पशन की चेंज होने के पैटर्न्स को इग्नोर कर देते हैं, यानी कि ये बात को इग्नोर कर देते हैं कि कंजम्पशन जो है वो चेंज होती है प्राइसेस के इंक्रीज या डिक्रीज होने से। तो फिर हमने कहा कि एंड पे आएगा हीरो, और हीरो भाई क्या करेगा, वो सारी गलतियों को ठीक कर देगा। इसलिए हमने पढ़ा फिशर प्राइस इंडेक्स, जो कि ज्योमेट्रिक एवरेज होता है लेस पेयर और पाशी का। फिर हमने क्वांटिटी इंडेक्स के बारे में बात की कि भाई क्वांटिटी इंडेक्स जो होते हैं वो प्राइस इंडेक्स की तरह ही होते हैं, बस इसमें प्राइस की जगह पे क्वांटिटी और क्वांटिटी की जगह पे प्राइस को इस्तेमाल कर देना चाहिए। और इंडेक्स नंबर से रिलेटेड हमने जो डिफरेंट चीज़ें थी, जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स थे, वो डिस्कस किए थे। अब आज हम इसकी थोड़ी सी जो है ना वो थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप समझिए वो डिस्कस करेंगे। सीपीआई और परचेजिंग पावर, ये दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जी परचेजिंग पावर की। ये बात हमने फाइनेंस में भी पढ़ी थी कि परचेजिंग पावर क्या होती है। किसी भी कैश की परचेजिंग पावर से मुराद है कि वो कितनी चीज़ें परचेज कर सकता है। हमने कहा कि ना तो हम कैश को खा सकते हैं, ना हम, वालेकुम अस्सलाम, ना हम कैश को खा सकते हैं, ना ही कैश को पहन सकते हैं, ना ही कैश पे बैठ के कहीं जा सकते हैं। तो हमें कैश के नोट, अमाउंट, मनी क्यों चाहिए होती है? बिकॉज इससे हम ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं, ऐसी चीज़ें परचेज कर सकते हैं जिनसे हम वो बेनिफिट हासिल कर सकते हैं जो हमें चाहिए। तो बेसिकली कैश के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट आइटम होती है वो उसकी परचेजिंग पावर होती है, जो वो उसकी परचेजिंग पावर होती है। फिर हमने फाइनेंस में भी पढ़ा था कि परचेजिंग पावर जो होती है डेट डिक्रीज ओवर टाइम, ठीक है जी, क्योंकि जो है वो पैसे की वैल्यू में कमी आती चली जाती है ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो अब हम इन्फ्लेशन के परस्पेक्टिव से देख रहे हैं, वही परचेजिंग पावर है, वही उसमें डिक्रीज है। कि परचेजिंग पावर से मुराद ये है कि किसी भी करेंसी यूनिट की, करेंसी के एक नोट की, करेंसी के एक सिक्के की जो वैल्यू होती है वो उसकी परचेजिंग पावर में होती है। अगर हम उसी तरह का, उसी साइज़ का, उसी वेट का, उसी कागज़ का एक और कपड़ा, एक और पीस ऑफ पेपर ले आए और हम कहें कि ये भी नोट है, हम उसी नोट की जैसे उसके ऊपर तस्वीर बनी हुई है वैसे ही तस्वीर फोटोकॉपी करा के एक और कागज़ पे भी बना लें और हम ये कहेंगे ये भी एक नोट है, तो वो नोट नहीं है, बेसिकली वो जाली कागज़ है, उसकी वो परचेजिंग पावर नहीं है। तो परचेजिंग पावर इज़ द फंक्शन ऑफ करेंसी। ये करेंसी का एक फंक्शन है कि हम लोग उस करेंसी से कोई चीज़ परचेज कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास कुछ करेंसी नोट्स हैं और उनके ऊपर से कायद-ए-आज़म की तस्वीर गायब हो जाए, ठीक है, वो है ना एक मूवी जिसमें वो उसके पास उन्होंने नोट जाली रिश्वत के रखे होते हैं, उसके ऊपर से कायद-ए-आज़म की तस्वीर गायब हो जाती है, तो वो क्या होते हैं जी, वो जाली हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से परचेजिंग पावर फिर उसकी ख़त्म हो जाती है। ये बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है कि उसकी परचेजिंग पावर जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो परचेजिंग पावर इज़ द एबिलिटी ऑफ मनी, ठीक है जी, दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ करेंसी
दिस इज द पर्पज एंड नीड ऑफ द करेंसी, यानी कि करेंसी हमें किस लिए चाहिए, इसलिए चाहिए कि हम उससे गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकें। इंटरेस्टिंग बात ये है जो हमने डिस्कस करनी है, वो ये कि परचेजिंग पावर डिक्रीजेस बिकॉज द सेम अमाउंट ऑफ मनी बायज लेस। इन्फ्लेशन के टाइम पे जब कभी इन्फ्लेशन होती है, जब कभी राइज इन प्राइसेस होता है, प्राइसेस में इंक्रीज होता चला जाता है, आमतौर पे नॉर्मली एक इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी ही होती है, चीज़ों की प्राइस में इंक्रीज होता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि डिफरेंट कंट्रीज में पैसे की वैल्यू में उतार चढ़ाव नज़र आता है। कहीं पे इंक्रीज हो रहा है, कभी कभार किसी ना किसी जगह पे डिफ्लेशन भी होती है, जो इन्फ्लेशन का उल्टा के मनी जो है उसकी परचेजिंग पावर बढ़ती चली जाती है, लेकिन मोस्टली परचेजिंग पावर कम होती जाती है क्योंकि आवाम बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों के पास जो है वो जो सर्विस लोग दे रहे हैं वो सर्विस जो है वो बढ़ती जा रही है और वही नोट जो है वो बार बार लोगों के हाथों में सर्कुलेट होता है। अब इसमें ग्रेटर कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी इस्तेमाल होते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा उधर नहीं जाऊँगा, लेकिन ये चीज़ समझ लें कि इन्फ्लेशन होने से पैसे की वैल्यू में कमी आती चली जाती है। इन्फ्लेशन क्या होती है जी? इन्फ्लेशन इज़ द जनरल राइज इन प्राइसेस, आमतौर पे जो प्राइसेस में इंक्रीज होता है ये लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है जी। एक चीज़ ये देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, और ये लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म इंक्रीज होता है एंड इट इज़ परमानेंट इंक्रीज, चीज़ों की कीमत में परमानेंटली इंक्रीज हो गया है एंड इट इज़ नॉट गोइंग बैक, ये इन्फ्लेशन होती है। कभी कभार कुछ सिचुएशनल इश्यूज़ की वजह से कोई हड़ताल हो गई, कोई और मसला हो गया, चीज़ थोड़ी देर के लिए महंगी होती है, दोबारा वो अपनी प्राइसेस पे वापस आ जाती है, तो वो ना तो एक परमानेंट इंक्रीज़ है ना ही वो लॉन्ग टर्म इंक्रीज़ है। तो लॉन्ग टर्म इंक्रीज़ क्या है? जब हम लंबे अरसे के लिए चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक साल के टाइम पीरियड में, और चीज़ों में एक ऐसा इंक्रीज़ है जो कि किसी सीजनल वेरिएशन की वजह से नहीं है, उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इन्फ्लेशन इज द जनरल राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ, विच रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, जिससे पैसे की वैल्यू में कमी आ जाती है। जितनी चीज़ें आप पहले एक करेंसी यूनिट से परचेज कर लेते थे 100 रुपये के एक यूनिट से, आज आप उतनी चीज़ें परचेज नहीं कर सकते क्योंकि पैसे की वैल्यू में कमी आ गई है, बिकॉज देयर हैज़ बीन एन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन हुई। तो जनाब इन्फ्लेशन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हम लोग इन्फ्लेशन को रिलेट कर सकते हैं इंडेक्स नंबर के साथ, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो प्राइसेस के बढ़ने, उतरने और चढ़ने को कहते हैं, ठीक है जी। उसी को हम जब कंपेयर करते हैं इकोनॉमी के साथ, तो हमें वहाँ से इंडेक्स नंबर के साथ उसका एक रिलेशन नज़र आता है कि इंडेक्स नंबर भी जब हम कैलकुलेट करते हैं किसी एक ऐसे आइटम का 2 सालों का, फॉर एग्जांपल ये 2025 का हमने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया, तो वो हमें मिला 10 या 115%। 2020 का हमने कैसे कैलकुलेट किया? एज बेस ऑफ 2020। तो हमें ये अंदाज़ा हुआ है कि 2005 से आज के मुकाबले में 2005 में जो प्राइसेस थी उसमें हमारे पास आज इंक्रीज आया हुआ है। कितने % इंक्रीज आया हुआ है? ये कल भी हमने डिस्कस किया था, हाउ वी कैलकुलेटेड, 1 में से कितना ऊपर है, तो हम कहते हैं जी 15%। तो वी कैन से कि इंडेक्स नंबर जो है वही इन्फ्लेशन भी है, इन्फ्लेशन है। इंडेक्स नंबर बेसिकली दैट इज ए ग्रेट इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन, कि अगर इंडेक्स नंबर में इंक्रीज आया है तो इन्फ्लेशन भी हुई है। तो ये जो इंडेक्स नंबर होता है ना, जो कि वेटेड एवरेज इंडेक्स नंबर हम कैलकुलेट करते होते हैं, लेस्पेयर, फिशर, पाशी वगैरह, वेटेड एवरेज इंडेक्स नंबर, इनको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं, CPI भी कहते हैं, ठीक है जी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब ये वेटेड एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर, ये मैथमेटिशियंस ने इसको नाम दिया है, और जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इसको CPI का नाम दिया है। फार्मूला सेम है, कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है जी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर ये बताता है कि कंज्यूमर्स को, जो लोग चीज़ें कंज्यूम करते हैं, आप, मैं, बाकी हमारे जैसे आम लोग, ये जो लोग हैं, आम लोगों से अक्सर लोगों को समझ नहीं आती, साधारण लोग जो है वो मैं कहता हूँ तो फिर शायद समझ आ जाएगी। तो हमारे जैसे जो आम लोग हैं वो जो चीज़ें परचेज करते हैं उनकी प्राइसेस में क्या चेंज आया है, वो कैसे आएगा? वो वेटेड एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर से आएगा। तो हमारा जो CPI होता है वो वेटेड एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर होता है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर्स द एवरेज चेंज ओवर टाइम इन द प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर फॉर ए फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक फिक्स बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बना लेते हैं, इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन। अच्छा, ये जो फिक्स बास्केट है ये क्या होती है?
ऐसा नहीं होता है कि छोटी सी बास्केट होती है, हाथ में पकड़ के घूमते रहें। हमने एक मिक्स बना लिया है कि पाकिस्तान में एक आम आदमी क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करता है, कितने किलो आटा इस्तेमाल करता है, कितने किलो चावल इस्तेमाल करता है, क्या क्या चीज़ें, कपड़ा कितना इस्तेमाल करता है, और फ्रूट कितना इस्तेमाल करता है, सब्जियां कितनी इस्तेमाल करता है, वो कितने मोबाइल वो लेता है। खैर आप लोगों के तो खैर वो भी क्या कहते हैं उसे, सीक्रेट मोबाइल्स भी होते हैं, तो कितने मोबाइल्स लेता है, ठीक है जी, आईफोन कितने लेता है, गाड़ियाँ कितनी लेता है, तो उस सब को, हाँ नहीं वो जिसको लेके देता है, हाँ अगर किसी को लेकर दिया है अगर, तो वो भी तो आपकी कंज्यूमर बास्केट में आएगा ना। तो साल में कितनी दफ़ा लेकर देता है, ठीक है जी, दोस्तों को कितने खाने खिलाता है, या जो कुछ भी है वट एवर, तो उसकी एक फिक्स बास्केट यानी कि एक फिक्स पैकेट हमने बना लिया है। वो पैकेट जो है वो एक फिजिकल पैकेट नहीं है, बेसिकली वो एक कैलकुलेशन है। हमने एक फार्मूला बना लिया है कि कंज्यूमर जो है वो ये चीज़ें परचेज करता है साल में ऑन एवरेज, फिर उसकी प्राइसेस को हर साल हम कंपेयर करते हैं। तो ये वेटेड एग्रीगेटेड है, हमारे पास एक फिक्स क्वांटिटी, हम कह सकते हैं कि बेस ईयर की क्वांटिटीज को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये लेस फेयर प्राइस इंडेक्स की तरह का बनता है मोस्टली, लेकिन हम इसमें क्वांटिटीज को चेंज नहीं करते, हम उसी एक फिक्स बास्केट की प्राइसेस को ओवर द टाइम मेजर करते हैं, और वहाँ से हमें पता चल जाता है कि इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन सीधी सीधी ऐसी तो कैलकुलेट होती है। स्टैटिस्टिकली अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन में और भी बहुत सारी चीज़ें फैक्टर इन करनी पड़ती हैं। इन्फ्लेशन के साथ साथ इसमें इंटरेस्ट रेट को, एम्प्लॉयबिलिटी को, दूसरी कंट्रीज़ के साथ आपका जो एक्सचेंज रेट है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को भी बीच में शामिल किया जाता है, फिर इन्फ्लेशन रेट बनता है। लेकिन आप उसके बगैर भी आम यूज़र्स के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो हमारा एक इन्फ्लेशन का बड़ा अच्छा वो कैलकुलेटर होता है कि हमें पता चल जाता है कि इन्फ्लेशन, तो जितना आपका इंडेक्स नंबर है उतनी आपकी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का उल्ट होता है डिफ्लेशन, वैसे तो कभी हमें नज़र नहीं आया। डिफ्लेशन में होता है कि रेगुलरली और एक परमानेंट लॉन्ग टर्म डिक्रीज हो जाता है प्राइसेस के अंदर, कि प्राइसेस अब महंगी नहीं रही हैं, कम हो गई हैं, सस्ती हो गई हैं। अगर आपके मुल्क में तेल निकला है तो आप जो है वो डिफ्लेशन की तरफ जा सकते हैं, जब आपकी परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो परचेजिंग पावर जो होती है 1/CPI के इक्वल होती है। जितना आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है इसका रेसिप्रोकल ले लें तो आपकी परचेजिंग पावर आ जाती है, ठीक है जी। तो इंडेक्स नंबर जो आपका इंडेक्स होता है डेट इज इक्वल टू योर CPI, और अगर परचेजिंग पावर की बात करें तो 1/CPI के इक्वल होता है, ठीक है जी। परचेजिंग पावर 1/CPI के इक्वल होता है। अब इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है हमारा आज का वैसे इंटरेस्टिंगली हमारे टॉपिक्स ये दो ही हैं, इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस होगी। तो आज का हमारा जिसे कहते हैं ना कि सबसे इजी दिन है नॉमिनल वेजेस, रियल वेजेस की। नॉमिनल वेजेस वो वेजेस होती हैं जो आपको कैश में मिलती हैं, कैश की जो सैलरीज होती हैं। अब अगेन देखें अकाउंट्स के अंदर हम इसे सैलरीज कहते हैं, लेकिन जो इकोनॉमिस्ट हैं वो हर तरह की सैलरीज को वेज कहते हैं, ठीक है जी। हर तरह की सैलरीज को वेज कहते हैं, सैलरी हो या वेज हो वट एवर, उसको वेज ही वो कहते हैं। तो वो कैश की सैलरीज हैं जो आपको मिली हैं। कैश से मुराद है कि जो आपके हाथ में करेंसी यूनिट्स में कैश आया। अब मेरे पास जितने भी करेंसी यूनिट्स हैं, मुझे जितनी भी सैलरी मिलती है 30,000, 50,000, 1 लाख, 20 लाख, जितनी भी सैलरी मिलती है वो मेरी नॉमिनल वेज है, ठीक है। लेकिन नॉमिनल वेजेस जो होती हैं वो एक्चुअल इंडिकेटर नहीं होती, क्योंकि जिस तरह से डिफरेंट डेट्स के ऊपर जब हमें कुछ कैश मिलता है तो हम कहते हैं कि ये 1 लाख रुपए आज मिले और आज से 5 साल के बाद 1 लाख रुपए मिले, तो उन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आज से 5 साल के बाद 1 लाख रुपए मिल रहा है उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो वो डिफरेंट आएगी। बिल्कुल उसी तरह से दो डिफरेंट डेट्स के ऊपर आपकी सैलरी की वैल्यू भी इक्वल नहीं। आज आप उसको कंपेयर कर रहे हैं किस चीज़ के साथ कि आप आज उससे क्या परचेज कर सकते हैं। आज से 5 साल के बाद जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो 5 साल के बाद आप उससे वो चीज़ नहीं परचेज कर सकते जो आज से 5 साल पीछे आप परचेज कर लेते थे। क्यों? क्योंकि परचेजिंग पावर में डिक्रीज आ गया, परचेजिंग पावर में कमी आ गई। तो हम लोग ये देखेंगे कि आज उस पैसे की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वो जो पुरानी वैल्यू थी कितनी है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ वो जो पुरानी वैल्यू थी वो कितनी है। तो जो रियल वेजेस होती हैं ये आपको कहती हैं कि ऐसी क्या परचेजिंग पावर हम जो है वो उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स नंबर। इसके एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल हम 2 सालों का डाटा लेते हैं, ईयर 2020 और ईयर 2025, ठीक है जी। 2020 और 2025 में फॉर एग्जांपल 2020 में प्राइस इंडेक्स नंबर था, ठीक है। चले प्राइस इंडेक्स को बाद में देखते हैं।
हमारी वेजेस थी, सैलरीज एक बंदे को मिलती थी, फॉर एग्जांपल एक बंदे को 50,000 पे सैलरी 2020 में मिलती थी। अब हमने उसकी सैलरी बढ़ा के कर दी है 60,000 पे, ठीक है। अब हमने उसकी सैलरीज बढ़ा के 60,000 कर दी, तो दिखने में तो उसको इंक्रीज मिला है कितना, 10,000 का। ये जो इंक्रीज इसको मिला है, इसको हम कहते हैं कि ये इसका नॉमिनल इंक्रीज है। ये इसकी नॉमिनल वेजेस है, यानी कि जितनी अमाउंट उसको मिलती है, और ये इसका नॉमिनल इंक्रीज है 10,000 रुपये का। अब ज़रा देखिएगा हुआ क्या, इस टाइम पीरियड के दौरान इन्फ्लेशन भी हुई है, पैसे बढ़े हैं तो इन्फ्लेशन भी हुई है। लेट सपोज कि मैं कहता हूं कि 2020 की बेसिस के ऊपर जब मैंने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया CPI 2020 का ऑन द बेसिस 2025 का ऑन द बेसिस ऑफ 2020, यानी कि ये देखना हो कि इन दोनों सालों के दरमियान में इंक्रीज कितना आया है इन्फ्लेशन में, तो मैं 2020 को बेस रख लूंगा, 2025 को करंट ईयर रख लूंगा और इनकी प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करता हूं, तो वो मेरे पास आया जनाब 140%, ठीक है। अब जरा देखा जाए तो मेरी सैलरीज में भी इंक्रीज हुआ है और CPI भी जो है वो बताता है कि इन्फ्लेशन में भी इंक्रीज हुआ है। CPI की क्या वैल्यूएशन होती है, अगर हम इसको कंपेयर करें तो इसका मतलब है कि ओवरऑल प्राइस लेवल में 40% इंक्रीज आया है, ओवरऑल प्राइस लेवल में 40% इंक्रीज आया है। लेकिन मेरी सैलरीज में कितने परसेंट इंक्रीज आया है? सैलरीज में इंक्रीज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू करते हैं। न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब जरा देखें, आपकी न्यू वैल्यू है 60,000, 50,000 से आपने इसको माइनस किया डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये आपका बनता है 20%। तो अब देखा जाए तो सैलरीज 2020 की निस्बत 2025 में 10,000 की इंक्रीज हो गई हैं, लेकिन ये इंक्रीज सफिशिएंट नहीं है, ये इंक्रीज सफिशिएंट नहीं है क्योंकि इस टाइम पीरियड के दौरान इन्फ्लेशन तो 40% हो गई। तो जब भी कभी आपको आइंदा से वो ये समझाने की कोशिश करे मालिक कि भाई देखो तुम्हारी सैलरी इंक्रीज की है, तो उसे ये कहें कि यार ये तो उतना इंक्रीज नहीं है जितनी चीजें महंगी हो गई। तो टेक्निकली स्पीकिंग पहले मैं ज्यादा खुशहाल था, अब मैं उतना खुशहाल नहीं हूं। पहले मेरे लिए ज्यादा आसानी होती थी, अब उतनी आसानी नहीं होती, क्योंकि इन्फ्लेशन तो आ गई है 40% के हिसाब से, लेकिन आपने मुझे सैलरी में इंक्रीमेंट 20% के हिसाब से दिया है। ऐसे में मालिक तो बड़ा चौड़ा होकर घूम रहा होगा कि यार देखो तुमने 5 साल मेरे पास काम किया है, मैंने तुम्हें 5 साल काम करने से जो तुम्हारे एक्सपीरियंस जो तुम्हें आया था, मैंने उसको सामने रखते हुए तुम्हें एक इंक्रीमेंट दिया है। वो कहेगा जी एक्सपीरियंस का इंक्रीमेंट तो साइड पर रखें, आपने पहले मुझे इन्फ्लेशन को ही कंपनसेट नहीं किया। तो ये चीज़ जो है, इसको देखकर हमें ये अंदाज़ा होता है कि हमें बेसिकली मनी टर्म्स पे नहीं जाना चाहिए कि 10,000 का इंक्रीज हो गया है। हमें एक ऐसी वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो दो डिफरेंट सालों को आपस में कंपेयर कर सके, और वो होती है जी इनकी रियल वेजेस। क्या होती है जी? रियल वेजेस। रियल वेजेस, हाँ, रियल वेजेस जो है वो कैलकुलेट करना होगा कि रियल वेजेस जो है वो क्या है 2020 की और 2022 की। देखिए 2020 में अगर मेरा बेस ईयर है, उसका इंडेक्स नंबर तो दिया ही नहीं हुआ, तो उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा? फिर जब बेस ईयर होता है उसका इंडेक्स नंबर 100% होता है, ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है। तो रियल वेजेस जो होती हैं ये होती हैं जी नॉमिनल वेजेस, नॉमिनल वेजेस डिवाइडेड बाय CPI, नॉमिनल वेजेस डिवाइडेड बाय CPI। अब जरा देखिएगा कि 2020 में आपकी रियल वेजेस कितनी थी? 50,000 डिवाइडेड बाय 100% मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है जी, 1/CPI ये कर लेते हैं इसको। नॉमिनल वेजेस 100%, तो आपकी रियल वेजेस जो थी वो थी 50,000 की। लेकिन 2025 में आपकी रियल नॉमिनल वेजेस थी 60,000 की,
डिवाइड किया आपने सीपीआई के साथ 140%, तो कितना बना जनाब? 60,000 डिवाइडेड बाय 140, 42857। तो भाई असल में तो मेरी सैलरी में डिक्रीज आ गया है। पहले मुझे 50,000 रुपये मिलते थे, अब मुझे इतने पैसे मिलते हैं कि मैं 42,857 रुपये के इक्वल जो है वो चीज़ें परचेज कर सकता हूँ। तो दिखने में तो मेरा 10,000 का इंक्रीज़ है, लेकिन क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि मुझे मेरी परचेजिंग पावर इंक्रीज नहीं हुई बल्कि और कम हो गई। तो रियल वेजेस जो होती हैं ये बेसिकली ये कैलकुलेट करना है कि आपकी परचेजिंग पावर कितनी है। मैंने आपको कहा कि रियल वेजेस जो होती हैं इसका फार्मूला है ये, देखिएगा ज़रा, नॉमिनल वेजेस डिवाइडेड बाय सीपीआई। अगर मैं उसको थोड़ा सा चेंज करूं, ये जो डिवाइडेड बाय सीपीआई है इसको साइड पे करके 1/CPI लिख दूं तो कोई फार्मूले में फ़र्क तो नहीं आया। और 1/CPI किसके इक्वल होता है? ठीक है जी, परचेजिंग पावर के इक्वल होता है। तो नॉमिनल वेजेस को परचेजिंग पावर से मल्टीप्लाई करें तो भी हमारे पास रियल वेजेस आ जाती हैं। तो ये दो फार्मूले हैं रियल वेजेस के। परचेजिंग पावर दी हो तो नॉमिनल वेजेस से मल्टीप्लाई करेंगे, सीपीआई दिया हो तो नॉमिनल वेजेस को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रियल वेजेस आ जाएंगी। ये वो हर साल की प्रेजेंट वैल्यू समझ लें, वो है कि जब हम 2 सालों को आपस में कंपेयर करना चाहें तो उस साल की वेजेस को उस साल के सीपीआई से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उस साल की एक्चुअल आपकी जो है वो रियल वेज आ जाएगी। और वो रियल वेज जो है वो आपको कंपैरिजन में इस्तेमाल होगी कि आप देखेंगे कि भाई कंपैरिजन में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो नॉमिनल और रियल वेजेस बेसिकली आपस में कोरिलेट कर रही होती हैं विद द फार्मूला ऑफ सीपीआई या परचेजिंग पावर। ठीक है जी। और ये बेसिकली हमें ये बताता है कि अगर हम इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को निकाल दें तो हमारे पास एक्चुअल वेजेस कितनी है, यानी कि परचेजिंग पावर हमारे पास टोटल कितनी आती है। ये जो 1/CPI होता है ना, परचेजिंग पावर 1/CPI, इसका आंसर अगर आप सिर्फ गौर से देखें तो ये होता है डिफरेंट टाइम्स के ऊपर 1 रुपए की परचेजिंग पावर। ठीक है जी, सही है। अगर फर्ज करें कि आपकी जो सीपीआई है दैट इज 140, तो परचेजिंग पावर कितनी होगी? सीपीआई और परचेजिंग पावर का एक टेबल सा बनाते हैं। लेट्स सपोज कि अगर आपकी सीपीआई है 140 तो 1/140 कितना होगा जी? 140%। 0.714। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर परचेजिंग सीपीआई है 80% तो 1/80% कितना होगा जी? 1.25। अब जरा देखिएगा, अगर हम परचेजिंग पावर के अपने फार्मूले की बात करें जिसमें 1/समथिंग लिखा हुआ है, तो बेसिकली हम इसको इंटरप्रेट ऐसे कर सकते हैं कि बेस ईयर में 1 रुपए की चीज़ें परचेज करते थे हम, आज उसी 1 रुपए की वैल्यू 0.714 71 पैसे रह गई, क्योंकि 40% का इंक्रीमेंट आ गया है। तो 1 रुपए की वैल्यू एज कंपेयर टू द बेस ईयर 71.4% रह गई। या जब सीपीआई 80% था तो इसका मतलब यह था कि देयर हैज बीन ए डिक्रीज इन प्राइसेस, डिफ्लेशन हो गई। पहले आप कम चीजें परचेज कर सकते थे, अब आप ज्यादा चीजें परचेज कर सकते हैं। तो 1/80% 1.25% के इक्वल हो गया। इसका ये मतलब है कि अब पहले जब आप 1 रुपया से जो चीजें परचेज करते थे, आप 1.25 यानी कि ज्यादा चीजें आप परचेज कर सकते हैं 1 रुपए से। ठीक है जी। तो इस तरीके से परचेजिंग पावर इंक्रीज या डिक्रीज होने को आप कंपेयर कर सकते हैं सीपीआई के साथ। तो इस तरह से भी एमसीक्यूज आते हैं, क्योंकि रिवीजन क्लास होती है, हमने इसमें यह करना होता है कि हर तरह से जो सवाल आते हैं उसको डिस्कस करना होता है। सीधे सीधे सवाल तो आप निकाल ही लेंगे,
लेकिन हमने इसमें वो डिस्कस करने होते हैं वो वाले सारे पॉइंट्स या वो कॉन्सेप्ट जो कि नॉर्मली आपको क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, तो परचेजिंग पावर से रिलेटेड किसी का कोई सवाल, सीपीआई, वेजेस, इस तरह की चीज़ें कल भी गई थी जी। इधर दो मेथड हैं सीपीआई के, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड और हाउस होल्ड बजट मेथड, दोनों में फर्क क्या है? यार टेक्निकली दोनों एक ही चीज़ है। हाउस होल्ड बजट मेथड जो है वो उसका तो फार्मूला भी नहीं है। एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर मेथड वही है जो हमने अभी पढ़ा ना, लेस पेयर प्राइस इंडेक्स। चलो सवाल देखते हैं। अच्छा, अब इसमें जो बेसिक सवाल हैं, फलां टाइप का इंडेक्स कैलकुलेट करें, सिंपल प्राइस इंडेक्स, एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स, वो कल हमने कर लिए थे वैसे तो उसका कॉन्सेप्ट, और उसमें ऐसे कोई सवाल नहीं है जो बच्चों के लिए चैलेंजिंग हो। अगर कोई होगा तो वही कैन डिस्कस, अगर आपको किसी में मुश्किल आ रही हो। लेकिन ये कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने सेलेक्ट किए हैं। द एनुअल इनकम ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम 2000 टू 2003 एंड द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स टू द बेस 2000 वर एज फॉलोज। ये 2000 को हमने बेस कंसिडर किया है और उसके बाद सीपीआईज भी बता दिए। देखो 2000 को बेस के बारे में अगर वो ना भी बताता तो हमें ये पता है कि जिसका सीपीआई 2000, जिसका सीपीआई 100 होगा वो या तो बेस ईयर होगा या बेस ईयर जैसा होगा। बेस ईयर जैसा भी हो तो हमें जो चीज़ चाहिए वो हमें मिल गई कि उस साल की जो कैलकुलेशन है हमने उसको 100 के साथ रखना है। तो इनकम है जी 2000, 2 लाख, 2,25,000, 250, 275, और सीपीआई जो है वो 100, 95, 105, 125 है। क्या कह रहा है जी? रियल इनकम कैलकुलेट करनी है हर साल की। हर साल की जो रियल इनकम है उसका फार्मूला तो बहुत ही सिंपल है। रियल इनकम कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला होता है जी? रियल इनकम इज इक्वल टू व्हाट? नॉमिनल वेजेस या नॉमिनल इनकम डिवाइडेड बाय सीपीआई। ठीक है जी, तो ये नॉमिनल वेजेस हैं 2 लाख डिवाइडेड बाय 100, तो इसकी जो रियल है वो भी इतनी ही होगी। ठीक है जी, सीपीआई परसेंटेजेस में लिखना होता है, ये याद रखिएगा। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो आपने परसेंटेज में लिखना होता है। ठीक है, क्योंकि ये परसेंटेज में ही होता है। सीपीआई 95%, 105%, 125%। तो आप 2,25,000 को 95 पे डिवाइड करें, आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर आंसर। 842 आ गया जी। फिर हमें ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा 225 105 पे, 250 105 पे 842 है ना। इसका मतलब ये है कि ये वाली भी ऑप्शन ठीक नहीं हो सकती, ये वाली भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें 624 है ये वाली ऑप्शन, और इसमें क्या है जी? 643 है। 2,38,000, बल्कि आपका 642 आया था ना। तो फिर आपका ये वाली ऑप्शन भी क्रॉस हो जाएगी। तो 2 कैलकुलेशंस करके ही आपकी 3 ऑप्शंस क्रॉस हो गई। तो ये याद रखिएगा, ये मैंने पहले भी बड़ी दफ़ा बताया है कि जब एक क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हों और आंसर के अंदर मल्टीपल कैलकुलेशंस के सारे आंसर्स लिखे हों, तो आप एक एक कैलकुलेशन करके ऑप्शंस को जो है वो सारा सवाल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, एक एक कैलकुलेशन करके देखते जाएँ कि कितनी ऑप्शंस एलिमिनेट हो रही हैं। यहाँ पे हमने दूसरी कैलकुलेशन की तो हमें पता चल गया कि 842 जो है वो इसका आंसर है। तो हमें बाकी 2 की कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ी, तो हम लोग जो है वो करंटली ए ऑप्शन पे पहुंच गए। ठीक है जी, पहले इसमें थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड, एक टाइम पीरियड के दौरान कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर गोज अप फ्रॉम 110 से 200। एक ईयर एक्स था, एक वाई था। शुरू के साल और बाद के साल में सीपीआई जो है वो 110 था पहले साल, और जो बाद में जो आखिरी साल है उसके अंदर था 200। एंड द सैलरी ऑफ द वर्कर आल्सो रेज फ्रॉम 325 टू ₹500। सैलरी भी बढ़ गई। द वर्कर डज नॉट गेट रियली गेन, देन द रियल वेजेस डिक्रीज्ड बाय। ठीक है जी, वो कहते हैं कि यार लगता है कि वर्कर्स को रियल में कोई गेन नहीं मिला, तो ज़रा बताएं कि कितने रुपीज़ से वर्कर्स की जो है वो जो क्या कहते हैं रियल वेजेस इंक्रीज हुई हैं या डिक्रीज हुई। तो 2 साल हैं जी। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास फर्स्ट ईयर है, स्टार्ट ईयर है। ईयर नहीं दिया हुआ तो इसलिए हम लोग ईयर्स ऊपर नहीं लिखते, स्टार्ट और एंड। जब स्टार्ट हुआ तो इसका जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, इसको कोला इंडेक्स भी कहते हैं, लेकिन ये वही होता है जो आपका इंडेक्स नंबर है ना। इंडेक्स नंबर जो है वो है जी 110%, इससे बढ़ के ये 200 हो गया था। जो नॉमिनल वेजेस हैं वो आपकी 325 से बढ़ के 500 हो गई। अगर हम रियल वेजेस की बात करें तो वो है जनाब 325 तकसीम 110, और यहाँ पे होगा जी 500 तकसीम
200। 325 की कितनी है जी? 295.45 और 500 बटा 200 कितना है जी? 250। ठीक है जी। तो अब देखें पहले उसकी जो रियल वेजेस थी वो थी 295.45, अब उसकी वेजेस रियल है 250, पहले से कम हो गई। तो यही बात थी जो उसको लग रहा था, द वर्कर डज नॉट गेट रियली गेन, रियल गेन उसको मिला ही नहीं। तो बताएं द रियल वेजेस डिक्रीज बाय, तो रियल वेजेस एक्चुअली कितनी अमाउंट से डिक्रीज हुई हैं? 295 रुपये 45 पैसे से कम होकर 250 हो गई हैं जी। तो उसको 45.45 का डिक्रीज हुआ है, कम हो गई है वैल्यू, ऑप्शन ए। ठीक है जी, ऑप्शन ए। इसी बात को, इसी कॉन्सेप्ट को उसने एक परसेंटेज वाले मेथड से पूछा है, तो हम जरा उसको देख लेते हैं। ये वाला सोहराब एंड कंपनी का सवाल है। सोहराब एंड कंपनी इंक्रीज द वेजेस ऑफ हिज वर्कर्स बाय 20%। ना उसने शुरू की वेजेस बताई, ना उसने बाद की वेजेस बताई। सवाल बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा, लेकिन अमाउंट्स 325 और 500 जैसे नीचे सवाल में दी गई थी वो नहीं दी हुई। तो हमें बस उन अमाउंट्स को एक्स अज्यूम करके आर्बिट्रेरीली उसको सॉल्व करना पड़ेगा, और इस सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा सवाल बिल्कुल वैसी है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 240 से 270 पे गया है, इंक्रीज या डिक्रीज इन रियल वेजेस कैलकुलेट करना है आपने। अब जरा देखिएगा गौर से, बिल्कुल इसी तरीके से हम सवाल सॉल्व करना शुरू करेंगे। इसमें ईयर्स उसने बताए हुए हैं। कंपनी इंक्रीज द वेजेस ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द ईयर 2006। ठीक है, तो पिछला साल मेरा ख्याल है 2005 होगा और अगला 2006 होगा। ये भी मैटर नहीं करता कि पिछला साल कौन सा अगला साल कौन सा है, बस उनके इंडेक्स नंबर हमें पता होने चाहिए। इंडेक्स नंबर कहता है जी पहले था जी 240 और बाद में हो गया है 270। वेजेस की बात करें तो जिसे हम नॉमिनल वेजेस कहते हैं, तो उसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया। उसने सिर्फ ये बताया कि इसमें 20% का इंक्रीज है। तो हमें कुछ अज्यूम करना होगा कि हमारी, अगर फर्ज करें कि 2005 की नॉमिनल वेजेस एक्स हैं, तो 2006 की नॉमिनल वेजेस क्या होंगी 20% इंक्रीज के बाद। देखें एक्स में उसका 20% ऐड करना है, तो ये होगा जी एक्स प्लस 20% ऑफ एक्स। ठीक है जी, और जब हम x को कॉमन लेते हैं तो ये बनता है जी 1.20x, 1.2x। तो बेसिकली नॉमिनल वेजेस शुरू में x है और दूसरे साल में 1.2x है 20% इंक्रीज के बाद। जब भी हम कोई परसेंटेज इंक्रीज करते हैं तो हम ओरिजिनल वैल्यू में उसका परसेंट कैलकुलेट करके ऐड कर देते हैं, तो 1.2x हो जाएगा। 20% इसमें ऐड हुआ है तो ओरिजिनल वैल्यू का 20% ऐड करें तो 1.2x इसका फैक्टर बन जाता है। हाँ आएगी आएगी, लिखें लिखें, इंडेक्स परसेंटेज में ही लिखना होता है। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा। अब वो कहता है जी रियल वेजेस में बताएं, कंप्यूट द इंक्रीज और डिक्रीज इन रियल वेजेस। रियल वेजेस क्या होंगी? रियल वेजेस है जनाब 2005 में रियल वेजेस होंगी x डिवाइडेड बाय 240 और 2006 में रियल वेजेस होंगी 1.2x डिवाइडेड बाय 270%। क्या समझे? ये पुरानी रियल वेजेस हैं, ये न्यू रियल वेजेस हैं। अब इसमें अगर आंसर आता है ना अमाउंट्स में, तो हम तो कहते हैं जैसे इस सवाल में हमने कहा था कि पुरानी वेजेस 295 हैं, नई वाली 250 हैं, हाँ तो इतना इंक्रीज या डिक्रीज आया है। लेकिन अगर x की टर्म्स में हो आंसर, तो फिर हमें आंसर के अंदर x मिलेगा तो आ जाए, हम डरते थोड़ी, हम डरते तो नहीं है। सिंपल इस तरह की सिचुएशन में जब फ्रैक्शंस हो ना, इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके डेसिमल्स में ले आया करें। तो 1/240%, 1/2.4 करके बताएं क्या आंसर आ रहा है? 0.4166x। तो ये है हमारी पुराने पिछले साल की यानी कि इनिशियल ईयर की रियल वेजेस, और ये है हमारी 1.2/270%। 1.2 डिवाइडेड बाय 2.7 कितनी है जी? 0.44। 44। एक और दफ़ा बताएं।
4 ही है, 4 की सीरीज 0.444x। ठीक है जी। तो उसने बताया, पूछा है कि बताएं चेंज कितना आया। तो हम पिछले साल की वैल्यू में से इस साल की वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 0.0278 0.0278 x, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय, हमने कहा था ना, क्या कहा था? ओल्ड न्यू माइनस ओल्ड मल्टीप्लाई बाई ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाई ओल्ड मल्टीप्लाई बाई 100। तो जब हमने परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है तो न्यू, यहाँ पे पहले मैं फार्मूला लिख लेता हूँ, क्योंकि अगर तो वो पूछता है अमाउंट में क्या चेंज है तो हम न्यू में से ओल्ड को माइनस कर देते तो हमारे पास आंसर आ जाता। न्यू था 250, ओल्ड 295 था, माइनस किया 45 आंसर आ गया। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि परसेंटेज में आंसर बताएं, तो हम कहेंगे कि परसेंटेज के आंसर का मतलब है न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। न्यू वैल्यू है हमारी 0.4444x माइनस 0.4166x डिवाइडेड बाय 0.4166x मल्टीप्लाई बाय 100। अब ऊपर क्या आंसर आएगा वो आपने अभी मुझे बताया था, थोड़ा उल्टा करके 0.444 पहले लिखना है, ये हमारी न्यू वैल्यू है, ये ओल्ड वैल्यू है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, नीचे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आता है जी? ऊपर क्या आंसर आता है? 0.0278 x डिवाइडेड बाय 0.4166 x मल्टीप्लाई बाय 100। x से कट जाएगा 6.673। तो ये मेरे पास बन जाएगा 6.673%। आंसर पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। तो इंक्रीज हुआ। आंसर पॉजिटिव हो जैसे इस केस में है तो ये इंक्रीज है, और आंसर अगर नेगेटिव हो जैसे इस केस में है तो डिक्रीज है। तो 6.673 का आपके पास इंक्रीज है, जो कि यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है। बहरहाल 6.67 ही इसका आंसर आता है, ये ऑप्शंस जो हैं ये गलत है। 6.67% का इंक्रीज है, किसमें? रियल वेजेस में। ठीक है जी। तो रियल वेजेस और नॉमिनल वेजेस की सीधी सीधी कैलकुलेशंस भी हमने सीखी हैं। इंक्रीज या डिक्रीज इन रियल वेजेस की कैलकुलेशंस भी हमने सीखी हैं कि अगर वो आपसे 2 सालों का इंडेक्स नंबर और ये वाली चीज़ें कैलकुलेट करे, अगर तो वो कहते हैं अमाउंट में इंक्रीज बताएं तो हम ओल्ड, जब भी कभी हमने चेंज ओवर टाइम कैलकुलेट करना ना, याद रखिएगा न्यू में से ओल्ड वैल्यू माइनस करनी है, ओल्ड में से न्यू वैल्यू कभी माइनस नहीं करनी। आज से चेंज पिछली डेट से कैलकुलेट करना ना, तो हम न्यू में से ओल्ड वैल्यू माइनस करेंगे, ओल्ड में से न्यू वैल्यू कभी नहीं माइनस करनी, न्यू में से ओल्ड वैल्यू माइनस होगी। ठीक है, तो हमने न्यू में से ओल्ड वैल्यू माइनस की है। अगर सिर्फ अमाउंट्स में बताया था तो उसकी परसेंटेज नहीं करनी, अगर परसेंटेज कह देता तो न्यू में से ओल्ड वैल्यू माइनस करके ओल्ड के साथ कंपेयर करनी है, बेस पे ओल्ड वैल्यू ही रखनी है, बेस पे भी न्यू वैल्यू नहीं रखनी, तभी तो पता चलेगा कि इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। ठीक है, जैसे हम प्राइसेस ऑफ करंट ईयर ऊपर रखते हैं, प्राइसेस ऑफ बेस ईयर जो पीछे होती है, जो पुरानी होती है, वो नीचे रखते हैं हम। इसी तरह से इंक्रीज के केस में जब वो परसेंटेज इंक्रीज कहता है तो फिर आपने उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे डिवाइड करना है ओल्ड वैल्यू से, जो बेस वैल्यू आपकी, जहां से चेंज आपने कैलकुलेट करना शुरू करना है। ठीक है, पास्ट से आप चेंज को कैलकुलेट करते हैं, ओवर टाइम की कैलकुलेशन है ना, तो ओवर टाइम के अंदर हमेशा हम टाइम की सीधी डायमेंशन में जाएंगे, टाइम की उल्टी डायमेंशन में नहीं आएंगे, जैसे डिस्काउंटिंग में होता था वो हम फाइनेंस में करेंगे, लेकिन इंडेक्स नंबर पे हम आगे ही जाएंगे। ठीक है, चेंज ओवर टाइम कैलकुलेट करने का मतलब ये है, अनलेस के हमें स्पेसिफिकली कहे कि नहीं भाई इसमें बेस में आगे फ्यूचर की कोई डेट रखो, फ्यूचर बेसिंग करें हम। ठीक है, फ्यूचर बेसिंग भी होती है एक कॉन्सेप्ट, फ्यूचर बेसिंग मोस्टली वैसे तो आपका बिजनेस मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, फ्यूचर बेसिंग होती है कि हम फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। फ्यूचर में मैं 4 करोड़ रुपये कमाना चाहता हूँ और आज इस साल के एंड पे मैंने अभी 3 लाख रुपए कमाए हैं बस,
तो मैं फ्यूचर बेसिंग करूँगा कि 3 लाख अभी मेरे पास हो गए डिवाइडेड बाई 4 करोड़, और मैं देख रहा हूँ कि अच्छा मेरा आंसर कितना आएगा, बड़ा थोड़ा सही आएगा, ठीक है। तो वो क्या बनेगा, मैंने इतने % कैलकुलेशन कर लिया, फिर मैं दूसरे साल देखूंगा कि मैंने इतने पैसे और कैलकुलेट कर लिए, फ्यूचर बेसिंग है, तो मेरे टोटल पैसे इतने हो गए हैं, कितने चाहिए 4 करोड़, मैं कहूँगा कि यार 2-3% पे पहुँच गया हूँ मैं, मेरी परफॉर्मेंस। अगले साल और पैसे आएंगे, मैं कहूँगा 10% पे पहुँच गया हूँ, और अगले साल अगर मैं इसी स्पीड से इंक्रीज़ करता रहा तो अगले साल मेरे 4 करोड़ पूरे हो जाएंगे, क्योंकि पैसे कमाने की जो स्पीड होती है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है अगर मेहनत से लगे रहे हैं आप। तो शुरू में स्लो होता है, आगे जाके तेज़ हो जाता है। अगर उस वक्त तक बंदा जिंदा रहे तो ज़्यादा पैसे कमा सकता है, तो जिंदा रहना इज़ द असल गेम। ओके, अच्छा जी, फर्दर कुछ क्वेश्चंस है। द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट द एवरेज मंथली टेक होम सैलरी ऑफ द एम्प्लॉई ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एवरेज मंथली सैलरी है जी, और प्राइस इंडेक्स जो है वो आपका 101, 122.3, 137.6, इनके साथ परसेंटेज लगाएंगे, 1/CPI करके हम इसकी रियल वेजेस कैलकुलेट कर देंगे। ये सवाल नहीं, तो वो बेस लेना ज़रूरी नहीं है, बेस लेना हर सवाल में ज़रूरी नहीं है। एक आइटम को उस साल की प्राइस इंडेक्स से आपने डिवाइड कर देना बस, ठीक है। हर आइटम को उसकी अपने साल की प्राइस इंडेक्स के साथ कैलकुलेट कर देना। हाँ, अगर ये ना दिया होता, प्राइस इंडेक्स ना दिया होता, फिर हम सोचते कि अच्छा बेस ईयर कौन सा है, लेकिन उसने बेस ईयर खुद ही कोई अज्यूम करके हमें उसने ये आइटम दे दी हुई है कि प्राइस इंडेक्स इतना है। हम 1/, अपना क्या नाम है उसका, नॉमिनल वेज डिवाइडेड बाय CPI करेंगे, और उसके साथ हम लोग उसकी परचेजिंग पावर को डिवाइड कर देंगे। इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी होगी, वो ये है कि आपने एवरेज मंथली टेक होम सैलरी जो है ना वो दी हुई है। क्या दिया हुआ है? एवरेज मंथली टेक होम सैलरी। तो बेसिकली हमारा जो CPI होता है ना वो एनुअल कंजम्पशन को शो करता है, ठीक है। या वेजेस के अंदर हम लोग जो वेजेस लेते हैं तो एनुअल वेजेस लेते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली आप एनुअल वेजेस लें या मंथली वेजेस लें, आपके जो परचेजिंग पावर है उसके ऊपर नहीं कोई भी फर्क पड़ता, ठीक है। क्योंकि आपने जब उसको कंपेयर करना है ना, कंपैरिजन ऑफ रियल एंड नॉमिनल वेजेस को, तो उसके अंदर वो फैक्टर आउट हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। और वैसे भी वो ये कह रहा है कि रियल वेजेस कैलकुलेट करनी है फॉर ईच ऑफ द अबव ईयर्स, ठीक है, तो वो मंथली ही रियल वेजेस होंगी। तो ये सिंपल है, आपने नॉमिनल वेजेस को उसके CPI से डिवाइड करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आप ज़रा देखें इन सारी ऑप्शंस में वो कौन सी ऑप्शन है जिसका आंसर अगर आप कैलकुलेट करें 2 का, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा। खैर ये वैसा ही सवाल है जैसे हमने ऊपर किया है, तो इसलिए इसको करने की ज़रूरत नहीं। ये सवाल ज़रा देखिएगा, ये CPI की कैलकुलेशन को एक और लेवल के ऊपर टेस्ट करता है, रियल और नॉमिनल वेजेस की कैलकुलेशन को। वो कहता है जी, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ पे needed in 2008 to provide the buying power equal to that enjoyed in 2006। आप वो पे कैलकुलेट करें जो 2008 में हम लोगों को दें कि वो 2006 वाले मज़े ले सकें, 2006 वाली परचेजिंग पावर इंजॉय कर सकें, ठीक है जी, 2006 वाली परचेजिंग पावर इंजॉय कर सकें। अब 2006 की अगर परचेजिंग पावर यानी कि उसकी जो रियल वेजेस है वो मुझे पता चल जाए, तो फिर मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ कि 2008 में मुझे कितनी रियल वेजेस देनी चाहिए, उतनी ही देनी चाहिए जितनी 2006 में रियल वेजेस थी। तो उस रियल वेजेस से मैं वर्क बैक करके नॉमिनल वेजेस कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है जी। यानी कि इसको भी हम उसी फॉर्मेट से सॉल्व करते हैं जिस फॉर्मेट से हम बाकी सवाल सॉल्व कर रहे हैं। 2006 और 2008 का कंपैरिजन है जी। सबसे पहले हम लोग इसमें बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। 2006 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है 122.3 और 2008 का है 160.2, ठीक है जी। 2008 का है 160.2, ठीक है। साथ में इनके परसेंटेज का साइन हम लगा देते हैं। अगर हम बात करें 2006 की रियल वेजेस की, नॉमिनल वेजेस की, तो उसने कितनी बताई है? 13,500, और 2008 की कितनी बताई है? 16,500, ठीक हो गया। रियल वेजेस कितनी बनेंगी इनकी? 13,500 डिवाइडेड बाई 122.3% कितना बनता है, और 16,500 डिवाइडेड बाई 160.2%। तो 2006 और 8 की रियल वेजेस बताएं क्या बनेंगी?
आप 2008 की कैलकुलेशन कर लें, आप 2006 की, क्या बनेगा जी 2006 का? 11,338 2008 ही, 038 ठीक है। हाँ जी, 2006 की कितनी बनती है जी? 6 की है सर। तो 2008 की कितनी है? 10,299, बट पॉइंट को छोड़ दे। अब देखिए ज़रा, 2006 में रियल वेजेस ज़्यादा है, 2008 की रियल वेजेस कम है। हालांकि 2006 में 13,500 मिलते थे, 2008 में 16,500 मिलते हैं, 3,000 का इंक्रीज हुआ है। लेकिन एम्प्लॉय जो है उसके साथ हो गया है धोखा। एम्प्लॉयर ने उसको 3,000 का इंक्रीज दिया, लेकिन उसकी रियल पावर बढ़ी ही नहीं, उसको रियल वेजेस कुछ इंक्रीज ही नहीं हुई। यही वजह है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जब सैलरी डिस्कस करते हैं तो वो कहते हैं यार इतना तो इन्फ्लेशन हो गई। अब हर कोई इन्फ्लेशन के नाम पे इसी तरह से इंक्रीज कर देता है। इन्फ्लेशन थोड़ी सी होती है, पेट्रोल प्राइस 10 रुपये बढ़ती है, हम हर सवारी के किराए में 50 रुपये बढ़ा देते हैं। तो ये हम लोग करते हैं। लेकिन बहरहाल हुआ ये कि रियल वेजेस जो हैं वो इतनी है। 2006 में वो इतनी परचेजिंग पावर इंजॉय कर रहा था, अब 2008 में वो कम परचेजिंग पावर इंजॉय कर रहा है। वो कह रहा है कि आप बताएं कि 2006 की परचेजिंग पावर अगर यहाँ पे रखनी हो तो हमारी ये अमाउंट कितनी होगी। अगर हम 2006 की परचेजिंग पावर जो है ना, वो 2006 वाली पावर इंजॉय करना चाहते हैं 2008 में भी, तो हमें कितने पैसे देने होंगे। यानी कि मैं ये कहूँगा, देखिए रियल वेजेस का फार्मूला क्या होता है जी, इज इक्वल टू नॉमिनल वेजेस डिवाइडेड बाय सीपीआई। सीपीआई करके उसके साथ जो है वो हम मल्टीप्लाई बाय 100 लिख सकते हैं। तो सीपीआई जो है वो आपको परसेंटेज में नहीं लिखना होगा, फिर पूरी अमाउंट में लिखना होगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसको परसेंटेज के अंदर ही लिख लें, क्योंकि सीपीआई परसेंटेज में होता है। अच्छा, रियल वेजेस जो आप देना चाहते हैं 2008 में, वो कितनी देना चाहते हैं? 11,038। 2008 की नॉमिनल वेजेस क्या होगी ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हमें 2008 का सीपीआई मिल जाए, जो 2008 का सीपीआई कितना है 160.20%, तो 2008 की नॉमिनल वेजेस, मैं समझाता हूं, पहले मुझे बताओ 11,038 ज़रब 160.20 क्या आंसर आता है? $11,038 मल्टीप्लाई बाय 160.20 बढ़ जाएगा, ये तकरीबन 60% और बढ़ जाएगा, 17,000 के आसपास चला जाएगा, 17,682। अब देखो ज़रा, उसने मुझे कहा था, सवाल पढ़ो, सवाल में उसने मुझे कहा था कंप्यूट द अमाउंट ऑफ पे नीडेड इन 2008। 2008 में मैं क्या पे करूं? नीडेड इन 2008 का मतलब है कि 2008 में कितनी पेमेंट करूं कि वो उतनी बाइंग पावर इंजॉय कर सके जितनी वो 2006 में इंजॉय करता था। तो 2006 की बाइंग पावर उसकी रियल वेजेस से निकलेगी, जो कि है 11,038। तो हमने कहा कि 11,038 की रियल वेजेस अगर करनी हो तो हमारी नॉमिनल वेजेस कितनी होगी। हम इसी फार्मूले में पुट करेंगे, क्योंकि फार्मूला एक ही है। पहले हम नॉमिनल ओवर सीपीआई करते थे, रियल वेजेस निकलती थी। अब नॉमिनल कैलकुलेट करना है, जब रियल वेजेस 11,038 हो मल्टीप्लाई बाय 160.20, तो हमारी नॉमिनल वेजेस 17,682 रुपये है। यानी कि इन अदर वर्ड्स, अभी 2008 में उसको कितने पैसे मिल रहे हैं? 16,500 मिल रहे हैं। अगर उसको पैसे और बढ़ा के आप वो जाके कहे जी मुझे कम पैसे मिल रहे हैं, महंगाई हो गई है, वो कहता जाओ तुम्हें जो है ना वो 17,000 कर दिया, तो आपने खुशी खुशी वापस नहीं आना। आपने कहना है कि 2006 के कंपैरिजन में मैं अभी भी लॉस में हूँ। उसने कहा जी 17,500 कर दिया, आपने कहा अभी भी नहीं। 17,685 रुपये जब दोगे मुझे, 17,685, तो मैं 2006 के इक्वल आऊँगा। और उसके बाद मेरा कुछ एक्सपीरियंस प्रीमियम भी तो लगाओ। 2 साल तुम्हारे बिजनेस में काम किया है, 2 साल मैंने तुम्हें सर्विस दी है, और उसके बाद अब मेरी सर्विस की स्पीड इंक्रीज हो गई, अब मैं ज़्यादा एक्सपर्ट हो गया हूँ, अब मुझे ज़्यादा चीज़ें करनी आती हैं, मेरा लॉसेस कम है, मैं हर चीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज करता हूँ, तो मेरे पैसे बढ़ाएं। तभी बढ़ेंगे ना जब आप अच्छा परफॉर्म करेंगे बिजनेस में। तो खैर बहरहाल 17,682 रुपये अगर वो आपको दे रहा होगा 2008 में, तो तब आप 2006 के इक्वल आएंगे कि आपकी सेविंग्स, आपकी अर्निंग्स, आपकी कंजम्पशन उतनी होगी जितनी आप 2006 में थे। तो 2 साल काम करने का आपको कोई प्रीमियम नहीं मिला। हाँ, अगर 18,000 होती है या कुछ ज़्यादा होती है, तो फिर हम कहेंगे कि सैलरी में रियल इंक्रीज जो है वो अब हमें पता चलेगा कि कितना है।
सैलरी में रियल इंक्रीज कैलकुलेट करना, फर्ज करें वो कहता है जी अब आपको 18,000 रुपये मैं दूंगा, तो हमारी सैलरी में फिर जो रियल इंक्रीज है वो उसकी 18,000 की रियल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको कंपेयर करेंगे 11,038 के साथ, तो हमें पता चलेगा कि हमारी सैलरी में एक्चुअल इंक्रीज कितना है। तो ये एक ही फार्मूला है, उसी एक ही तरह से इसको देखना है, 2-3 तरीकों से वो पूछता है। क्या मतलब जो हम पहले फार्मूला लगा रहे हैं ना, 13,500 डिवाइडेड बाय 122.3%, इससे जो आंसर आएगा उसको एक साइड रख दें, फिर वो जो 16,500 लिखा हुआ है एग्जैक्टली वही किया, 13,500 को 122.3 से डिवाइड किया, जो आंसर है उसको यही यहाँ पे रखा है, बिल्कुल यही काम किया जो आपने रटा हुआ है। नॉमिनल डिवाइडेड बाय 160 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो इसको उधर किया है। मैंने सिर्फ समझाने की गर्ज से इस तरह से बना के किया है ताकि समझ आ जाए। ठीक है जी, अगला सवाल। तो 17,682 है, इधर 17,684 निकल रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर है। अब एक और अगला सवाल, इफ द प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर 2011 इज 191.2, प्राइस इंडेक्स 191.2 है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वेजेस हुज बाइंग पावर वुड बी द सेम दैट ऑफ 2007। अब इसी तरह की क्वेश्चन की एक और एग्जांपल, यानी कि हमने 2007 की बाइंग पावर निकालनी है और उससे वर्क बैक करनी है 2011 की नॉमिनल वेजेस। ठीक है, ये इसको ऐसे भी करते हैं, चले मैं आपको बताता हूं कैसे करते हैं इसको कहते हैं नॉमिनल वेजेस ऑफ ईयर ए डिवाइडेड बाय सीपीआई ऑफ ईयर ए इज इक्वल टू नॉमिनल वेजेस ऑफ ईयर बी डिवाइडेड बाय सीपीआई ऑफ बी। ठीक है, कि अगर आपको किसी एक की बाइंग पावर निकाल के उससे दूसरे साल की बाइंग पावर लगानी हो तो ये फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन ये फार्मूला ठीक नहीं, मैथमेटिकली ये फार्मूला ही नहीं है नहीं, आंसर इसका ठीक आ जाएगा। हम लोग नॉमिनल वेजेस एक साल की निकाल के, यहाँ पे हमने यही तो किया है, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रखा है, 2006 की नॉमिनल वेजेस डिवाइडेड बाय 2006 का सीपीआई 11,038 आया, इधर लिख दिया। 2008 की, तो ये नॉमिनल वेजेस फाइंड आउट करने के लिए हमने ये नीचे रखा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे ये वाली नॉमिनल वेजेस रख देंगे ना तो आंसर गलत आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको करवाते हैं, ये मैंने देखा है कुछ बच्चों के नोट्स में भी कि यार इस तरह से कर लो तो आपके पास आंसर आ जाता है। ठीक है, इस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करते हैं। नॉमिनल वेजेस ऑफ ईयर बी की जगह पे हम लोग कहते हैं रिक्वायर्ड नॉमिनल वेजेस ऑफ बी। nominal wages of year A divided by nominal wages CPI of year A is equal to nominal wages of year B divided by CPI B, ये इक्वल नहीं होते। हाँ, ये चीज़ अगर आपने फाइंड आउट करनी हो तो आप इस तरह से फार्मूला रख के इसको सेट कर सकते हैं। तो आप ज़रा देखें हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉमिनल वेजेस ऑफ ईयर ए पहला साल है हमारा जिसके साथ हमने कंपैरिजन करना है। 2007 की बाइंग पावर आपने एंजॉय करनी। 2007 की बाइंग पावर कैसे आएगी, 2007 की रियल वेजेस हैं 14,800 तकसीम 137.6, 14,800 इसकी नॉमिनल वेजेस हैं और इसका जो सीपीआई है वो 137.6% है। अब यहाँ पे आपने 2006 की या जो जिस साल की भी कैलकुलेशन करनी है उसकी वो एक्चुअल अमाउंट नहीं लिखनी, आपने लिखनी है रिक्वायर्ड नॉमिनल वेजेस। ये बेसिकली आपने कैलकुलेट करना है और इसको डिवाइड करना है जनाब आपने इंडेक्स नंबर ऑफ ईयर 2011 से, विच इज़ 191.2%। तो इसको उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वही वाला 148,000, 14,800 तकसीम 137.6 ज़रब 191.2 विल बी इक्वल टू द नॉमिनल वेजेस ऑफ ईयर 2। $20,565। ऑप्शन मैच नहीं होती तो हम क्या करें यार, हम तो इसका कुछ नहीं कर सकते, हमने तो ठीक निकाला। 14,800 ही है 2007 में, ठीक है,
2007 का CPI 137.6 है, ठीक है, और 2011 का उसने कहा था कि 191.2 है, ये भी हमने ठीक लिखा है। कैलकुलेशन एक दफ़ा दोबारा कर लें, 20,500, तो यही आंसर आएगा। ऑप्शंस आगे पीछे इसकी हुई होती हैं। हाँ, कैलकुलेटर में एक्स पुट कर लें, उसको सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। सॉल्व फॉर एक्स कर लें। तो बेसिकली 2 सालों की परचेजिंग पावर को आपस में इक्वल करने के लिए, अगर हम इक्वल परचेजिंग पावर रखते हैं, अगर इक्वल रियल वेजेस रखते हैं, तो उनकी नॉमिनल वेजेस भी एक दूसरे के इक्वल करनी पड़ेंगी। लेकिन ये वाला फैक्टर अगर आप ओरिजिनल वाला लेंगे तो वो नहीं आएगा। ये है रिक्वायर्ड नॉमिनल वेजेस। इसमें रिक्वायर्ड के वर्ड के ऊपर गौर कर लें, रिक्वायर्ड नॉमिनल वेजेस, ठीक है जी। नहीं, वो ओरिजिनल तो गलत आ जाएगा ना आंसर। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर ही नहीं आएंगे। ओरिजिनल लिखते जाएंगे ना जो असल में है। जैसे देखें ना, अगर मैं 2008 की 16,500 लिख दूंगा, नीचे 2008 का प्राइस इंडेक्स लिख लूंगा, तो वो मैच नहीं करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं करेगी। इसलिए मैंने कहा था कि ये फार्मूला नहीं है। बेसिकली ये इसमें जो दूसरा है, दूसरा साल, वो रिक्वायर्ड नॉमिनल वेजेस होती हैं। उसकी एक्चुअल नॉमिनल वेजेस लिखेंगे तो ये टैली नहीं करेगा। Next question, an index of machine price has year 1 as base year with an index number of 100। ठीक है, पहले साल का जो बेस है वो 100 है, ठीक है, इंडेक्स नंबर 100 है। बाय द एंड ऑफ ईयर 9 द इंडेक्स हैज़ रिजन टू 180, तो उसका इंडेक्स 180 हो गया है। बाय द एंड ऑफ ईयर 14 इट हैज़ रिजन टू अनदर 18 पॉइंट्स। उसके बाद 14 साल के बाद वो और 18% इंक्रीज़ हो गया है। अब 18 पॉइंट्स किसका इंक्रीज़ हुआ है? 180 में 18 ऐड हो गया, 198 हो गया, ठीक है जी। व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द मशीन प्राइस बिटवीन ईयर 9 एंड 4? ठीक है जी, ईयर 9 और 4 के दरमियान में प्राइसेस में कितना इंक्रीज आया है? उतना ही होगा जितना कि उसका इन्फ्लेशन है, ठीक है। तो प्राइस में कितना इंक्रीज आया? 18%। तो हमारे पास कॉस्ट के अंदर भी 18% इंक्रीज आया होगा, 9 से 14। सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। अगर प्राइस में इंक्रीज आया है, अगर ओवरऑल इन्फ्लेशन में इंक्रीज आया है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इन्फॉर्मेशन वी कैन से कि बस 18% ही फिर उसकी कॉस्ट बड़ी होगी, ठीक है, 18% ही उसकी कॉस्ट बड़ी होगी। क्या ख्याल है? कोई कंफ्यूजन है इसमें? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। ये सवाल है, कांस्टेंट लिमिटेड यूजेस 3 ग्रेड्स ऑफ लेबर, रेट पेड year 1 and 4 are average weekly labor hours in year 1. Rate paid in year 1 and 4 of and average weekly hours labor hours। अच्छा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये ठीक नहीं लिखा हुआ है, इसको थोड़ा ठीक करते हैं। पहले डाटा मजीद देख लेते हैं। ग्रुप ऑफ लेबर, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। ईयर 1 की प्राइसेस, ईयर 2 की प्राइसेस है। एवरेज वीकली लेबर आवर्स इन ईयर 1, बेस ईयर की क्वांटिटीज दी हुई हैं। द कंपनी विशेज टू कैलकुलेट अ वेटेड इंडेक्स ऑफ प्राइस रिलेटिव फॉर द लेबर यूजिंग ईयर 1 एज बेस ईयर, ठीक है जी। द वेट ऑफ इंडेक्स इज टू बी बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शनेट ऑफ टोटल वीकली वेजेस इनकर्ड इन ईयर 1, ठीक है, ओके। What percentage weightage will be applied to unskilled labor rate in the calculation of index? अच्छा, ज़रा देखिएगा डाटा, ये वाली लाइन जो थी वो उसने जो भी लिखा हुआ था उसके बगैर ही हमारा क्वेश्चन जो है वो हमें समझ आ गया है। देखें, 3 तरह की लेबर्स हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। तीनों का रेट दिया हुआ ईयर 1 में, ईयर 2 में। और एवरेज वीकली लेबर आवर्स का मतलब ये है कि एक वीक में लेबर कितनी जो है वो यूटिलाइज हो रही है, एवरेज वीकली लेबर आवर्स। ये है क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, ईयर 1 की बात कर रहा है ना, तो क्यू नॉट है, लेकिन ये क्यू नॉट है एक वीक का, ठीक है जी। अगर आपने वीक्स सारे साल की कैलकुलेशन करनी है तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ वीक्स इन ए ईयर के साथ। 52 ले लें, 50 ले लें, ये आपकी मर्जी, ठीक है जी। और इसके बाद इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट होगी। ये प्राइस ऑफ बेस ईयर है, ये क्वांटिटी ऑफ, ये प्राइस ऑफ करंट ईयर है। और अगर आप कहते हैं कि जनाब इसकी जो है ना वो वेटेड एवरेज इंडेक्स तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर दोनों तरफ, और इसका सम ले लेते हैं
और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कौन सा होता है जी? लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स। तो अगर लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स करने के लिए कहता है तो हम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं 52 के साथ, ठीक है, और फिर इसके बाद इसको इन सब को जो है ना वो कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन उसने हमें ये कहा नहीं। अगर वो कहता है कि भाई लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं तो हमने जो है वो यूजेज जो है वो एनुअल लेना था। एक बात तो ये समझ। अब वो ये कहता है द वेट ऑफ इंडेक्स, यानी कि इंडेक्स को हम क्वांटिटी का वेट नहीं देंगे। वो कहता है वेट ऑफ इंडेक्स इज टू बी बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शंस ऑफ टोटल वीकली वेज इनकर्ड इन ईयर 1। ईयर 1 में टोटल वीकली वेजेस जो हैं वो कितनी हुई हैं, इसकी प्रोपोर्शन के ऊपर आपने वेट बनाना है। यानी कि क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर जो है वो किसी और अमाउंट को लेंगे। क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर ये नहीं है, फार्मूला आपका सेम है। क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर की कैलकुलेशन वो होती है, वो कहता है कि जी टोटल वीकली वेजेस कितनी लगी हैं, टोटल वीकली वेजेस कितनी लगी हैं उसकी प्रोपोर्शन लेनी है। प्रोपोर्शन से मुराद है कि टोटल के ऊपर उसकी परसेंटेज कितनी, ठीक है। अच्छा, अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं। देखें आपकी ईयर 1 में, ईयर 1 की बात कर रहे हैं ना, ईयर 1 में 2 पर आवर का जो है वो आपका रेट है, तो इसका मतलब है कि 360 की लेबर इसकी है, 3 पर आवर का रेट इसका है, 420 की टोटल लेबर इसकी है, और 4 पर आवर का रेट इसका है, तो 800 का 3220 जो है वो इसकी टोटल वेज है। तो वीकली वेज कितनी है हर एक की अलग अलग, 360, 420 और 3220। इन सब को जमा करें कितने बनते हैं जी? 360, 420 एंड 3220। 100 के बाद 32 और 4 36 और 4000 पूरा ही बन जाएगा, 4000 पूरा बन गया। अब वो कहता है कि हर एक आइटम की प्रोपोर्शन कितनी है टोटल के अंदर। टोटल की जो प्रोपोर्शन है ना, प्रोपोर्शन ऑफ टोटल वीकली वेज, इसको हमने क्वांटिटी के तौर पे रखना है, इसको हमने वेट के तौर पे लेना है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि हम हर अमाउंट को 360 को डिवाइड करेंगे 4000 पे और इसकी प्रोपोर्शन निकालेंगे विच इज 0.09। फिर हम लोग 420 की 4000 पे प्रोपोर्शन निकालेंगे 10.5, 0.105, और ये वाली फिर हमारी 80.05 बन जाएगी। 80 पॉइंट कितनी बन जाएगी? 80.5% कह लें या 0.805 कह लें। तो अब ये हमारी क्वांटिटी होगी बेस ईयर की, जिसको हमने इस फार्मूले में इस्तेमाल करना है। टेक्निकली इसको वेट कहते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कैलकुलेशन जो है वो इसकी क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर जैसी ही है। जहां पे क्वांटिटी लिखनी है वहां पे ये अमाउंट लिखनी है। अब आपने इस रेशो से इसको मल्टीप्लाई करना है। अब आपका आंसर डिफरेंट आएगा। अगर वीकली एवरेज आवर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर डिफरेंट आता है। तो ये मेरा ख्याल है शायद आई कैप का कोई पुराने ज़माने का कोई 20 साल पुराना कोई सवाल है, तो ये अभी तक नोट्स में चला आ रहा है। ये वैसे तो अब कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ना कराएं तो बच्चे कहीं ना कहीं से किसी ना किसी के नोट्स में से निकाल के ले आते हैं कि सर ये तो आपने कराया ही नहीं। तो भाई मैंने करा दिया, लेकिन अब नहीं आता इस तरह के सवाल। अच्छा, उसने वेटेड एवरेज प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहा, उसने सिर्फ ये पूछा है व्हाट परसेंटेज वेट विल बी अप्लाइड टू अनस्किल्ड लेबर। अनस्किल्ड लेबर को 9% का वेट अप्लाई कर रहे हैं हम, 0.09, ठीक है जी। ये वाला अनस्किल्ड को हम लोग 0.09 या 9% का वेट हम असाइन कर रहे हैं, ठीक है जी। चलें जी, ये एक हमारा आखिरी सवाल रह गया, इसके बाद हम फिर सेशन को कंक्लूड करते हैं। कंपनी विशेस टू कंस्ट्रक्ट ए वेटेड इंडेक्स ऑफ प्राइस रिलेटिव फॉर 3 कमोडिटीज L, M and N यूजिंग 1 एज बेस ईयर। ये तो वैसा ही सवाल है जैसा हमने पहले किया, परसेंटेज में आंसर आ गया। अच्छा नहीं, हाँ चलो उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वेट्स आर टू रिफ्लेक्ट टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ईच कमोडिटी इन द बेस ईयर। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। ईयर 1 की क्वांटिटीज है, ये क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर है। ईयर 1 की प्राइसेस, ये प्राइसेस ऑफ बेस ईयर है। और प्राइसेस ऑफ करंट ईयर जो है वो उसने बताई हैं कि ये परसेंट में है
परसेंटेज ऑफ ईयर 1, ईयर 1 की परसेंटेज में है, ठीक है, ईयर 1 की परसेंटेज में है। तो ईयर 1 की प्राइसेस जो है उसका 102% जो है वो ईयर 3 की प्राइसेस हैं। तो इसका मतलब यह है कि परसेंटेज ऑफ ईयर 1, तो हम लोग 102% ऑफ ईयर 2 कैलकुलेट करें, दो रुपये कैलकुलेट करेंगे जो ईयर 1 की प्राइस है, ठीक है जी। तो ये कितनी बन जाएगी 2.04। इसी तरह से ईयर 3 की जो प्राइस है एम के अंदर वो 90% है ईयर 1 की प्राइसेस का, जो कि 5 रुपये है। तो 90% ऑफ 5 4.5, ठीक है, और 98% है इसका 8 का, सही है। यानी कि हर साल की प्राइस को उसने ये बताया है कि ईयर 1 की प्राइसेस की टर्म्स में है। तो 98% ऑफ 8 कितना बनेगा जी 7.84। तो कहता है प्राइस इंडेक्स फॉर ईयर 3 विल बी, तो अब वो कह रहा है प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करें। तो अब आपके पास ये प्राइसेस ऑफ करंट ईयर भी हैं, प्राइसेस ऑफ बेस ईयर भी हैं, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर भी हैं। वेटेड एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स लेस पेयर वाला फार्मूला लगा के आप इस्तेमाल करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब हमारे पास ये प्राइसेस भी आ गए। तो कभी कभार उसने इस तरह से भी किया हुआ है कि प्राइसेस जो है ना उसने डिफरेंट ईयर्स की डिफरेंट तरीके से दी हैं। अगला सवाल है द एवरेज प्राइस ऑफ ए ग्रुप ऑफ 6 कमोडिटीज इन ए बेस ईयर इज ₹30। ओके, द अनवेटेड एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स फॉर द ग्रुप। अनवेटेड का मतलब है कि ये सिंपल एग्रीगेटेड है, इसमें हर आइटम को उसका वेट असाइन नहीं किया गया, हमने सिर्फ उनकी प्राइसेस को जमा किया है। यानी कि प्राइसेस ऑफ करंट ईयर ऑफ ऑल कमोडिटीज डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर ऑफ ऑल कमोडिटीज, इनको बस सम कर दिया है। ये है जी अनवेटेड एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स फॉर द ग्रुप ऑफ करंट फॉर द करंट ईयर इज 150, ठीक है जी। तो प्राइस इंडेक्स नंबर जो है वो 150 आया। व्हाट इज द एवरेज प्राइस ऑफ कमोडिटीज इन द करंट ईयर, करंट ईयर में इनकी एवरेज प्राइसेस क्या है। तो सिंपल है, जैसे अभी हमने इससे पहले ये कैलकुलेट किया था कि एक चीज की प्राइस जो है वो बढ़ जाती है, उतनी ही बढ़ेगी जितनी इंडेक्स बढ़ा है। तो इसी तरह से एक ग्रुप ऑफ कमोडिटीज की प्राइस भी उतनी ही बढ़ेगी जितना इंडेक्स इंक्रीज हुआ है। तो अगर इंडेक्स जो है वो आपका 150 हो गया है, बेस ईयर में वो 30 था, तो इंडेक्स में भी 150% का इंक्रीज आया, ठीक है जी। और क्वांटिटीज की प्राइसेस में भी 150% का इंक्रीज आ जाएगा, 150% हो जाएंगी वो। जो आपकी उसमें प्राइसेस में चेंज आया है, जो इंडेक्स नंबर में चेंज आया वही प्राइसेस में चेंज आएगा, ठीक है। तो 150 हो गया है आपका इंडेक्स, तो प्राइसेस भी आपकी 150% हो गई होंगी, विच इज़ 45 रुपीज़। तो वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द एवरेज प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द करंट ईयर, तो ये 45 होगा। देखिए अभी हमने सवाल किया ना, एक मशीन है वो इंक्रीज होती है, बेस ईयर में उसकी प्राइस जो थी, बेस ईयर में प्राइस थी 50 रुपये, और करंट ईयर में इंडेक्स जो था वो था जी 150। तो हम कहते थे कि जितना इंडेक्स में चेंज आया है उतना ही प्राइस में भी चेंज आया होगा। यहाँ पे भी ऐसे ही है, जितना इंडेक्स में चेंज आया है, इंडेक्स में 50% का इंक्रीज हुआ है, तो प्राइसेस में भी 50% का इंक्रीज हो जाएगा। 30 रुपये का 50% 15 होता है, 15 30 में जमा करेंगे 45 बन जाएगा, ठीक है जी। चलें जी, ये इंडेक्स नंबर के पूरे क्वेश्चन बैंक के अंदर से जो मुझे सवाल थोड़े से चैलेंजिंग लगे थे वो मैंने सारे ही आप लोगों के लिए सिलेक्ट कर लिए थे। तो आज हमारा यहाँ पे टॉपिक जो है कंक्लूड होता है। इंशाल्लाह इसकी आप लोग भी प्रैक्टिस करें, और इसमें कोई सवाल होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी।